मेरा नाम शिवांगी है और मेरी 14 साल की बेटी है, जिसका नाम प्रिया है। मेरी बेटी प्रिया के सर में हर वक्त दर्द रहता है। मैं इसका इलाज शहर के हर बेहतरीन हॉस्पिटल में करवा कर थक चुकी थी, मगर प्रिया का सर दर्द खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। मेरा पति तो बहुत पहले ही गुजर चुका था। मैं अपनी बेटी के साथ किराए के घर में अकेली रहती थी। एक दिन सफाई करते समय मेरी बेटी का सर चकराने लगा और चक्कर खाकर बेहोश हो गई। आनन फानन में मैं उसे अस्पताल लेकर गई और डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि आपकी बेटी को दिमागी बीमारी है, अब इसको होश नहीं आएगा, यह कोमा में चली गई है। मैं डॉक्टर से बातचीत की बात सुनकर सदमे में आ गई और भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाने लगी। तभी रास्ते में मुझे सड़क के किनारे एक भिखारी मिला। भिखारी ने मुझे देखते ही कहा, मैं तेरी परेशानी जानता हूँ कि तू किस मुसीबत में आ गई है। अगर तू मुझसे अभी शादी कर ले तो तेरी परेशानी अभी खत्म हो जाएगी और तेरी बेटी कोमा से बाहर आ जाएगी। उसका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी बेटी प्रिया की खातिर उस भिखारी से शादी कर ली। शादी करने के फौरन बाद प्रिया को होश आ गया और इसका सर दर्द भी खत्म हो गया। मैं दुल्हन बनकर कमरे में बैठ गई, मगर उस वक्त मेरी जान निकल गई जब उस भिखारी ने मेरे साथ। मेरी बेटी प्रिया हाई स्कूल में थी और स्कूल से वापस आकर सबसे पहले मुझसे खाना मांगती थी। स्कूल से घर वापस लौटी तो हमेशा की तरह प्रिया अच्छे से हाथ मुंह धोकर मेरे पास आकर कहने लगी, माँ मुझे जल्दी से खाना दे दीजिए और मेरे सर में आज भी दर्द है। मैं प्रिया के सर दर्द से बहुत थक चुकी थी और शहर के सभी बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा चुकी थी, पर प्रिया को आराम नहीं आ रहा था। उसकी दवाई हर वक्त मेरे पास मौजूद रहती थी। मैं भागकर प्रिया के पास गई तो वह कहने लगी, माँ ऐसा लगता है जैसे मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। वह दोनों हाथों से अपना सर दबाने लगी। उसकी हालत देखकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैंने जल्दी से प्रिया को पानी दिया और दवाई खिला दी। कुछ देर बाद मैंने प्रिया से पूछा कि अब कुछ आराम मिला। प्रिया ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, माँ मैं अब पहले से बेहतर हूँ। मैं बोली, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन प्रिया ने ना में सर हिला दिया और बोली, माँ मैं अब जरा देर आराम कर लूँ। इतना कहकर प्रिया अपने कमरे में चली गई, पर मैं अभी तक कांप रही थी। मेरा दिल बहुत परेशान था कि ना जाने मेरी बेटी को क्या हो गया है। शाम को जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो बहुत तरोताजा लग रही थी। उसको खुश देखकर मैं एक बार फिर से जी उठी थी। अगले दिन प्रिया स्कूल चली गई। वापसी पर फिर उसके सर में दर्द था। मैंने उसे कहा, डॉक्टर के पास चलो, लेकिन वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि माँ अगर आप मुझे डॉक्टर के पास ले गई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगी। मैं डॉक्टर के पास जा जाकर थक चुकी हूँ। मैंने जल्दी से उसे दवाई खिलाई और कहा कि तुम कुछ दिन स्कूल नहीं जाओगी और घर पर ही आराम करोगी। लेकिन प्रिया ने कहा, माँ मैं स्कूल की छुट्टी नहीं करूंगी। इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि कल तुम्हें स्कूल नहीं जाने दूंगी और किसी बड़े डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप कराऊंगी। मेरी बात सुनकर प्रिया चुप हो गई और अगली सुबह उठकर मुझसे कहने लगी, माँ आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। मेरी बेटी प्रिया चाय बहुत अच्छी बनाती थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आज तुम नाश्ता बनाओ, मैं आराम करूंगी। और मैं किचन में ही प्रिया के पास खड़ी हो गई और नाश्ता बनाते समय वह अचानक ही बेहोश हो गई। प्रिया को बेहोश देखकर मैं तो अपने होश खो बैठी और मैंने चीख मार मार कर पूरे मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया। भगवान भला करे मेरी पड़ोसन का, जिसने फोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और हम लोग प्रिया को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। यह वक्त बहुत मुश्किल से निकला, पर सबसे ज्यादा खौफनाक वक्त वह था जब डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी कोमा में चली गई है। इसके बारे में अब हम कुछ नहीं कह सकते। कोमा वाले मरीजों को तो कई कई साल भी होश नहीं आता। वह बस जिंदा लाश की तरह चारपाई पर पड़ा रहता है। मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरी हालत देखकर डॉक्टर ने मेरे कंधे पर थपकी दी और कहने लगी, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि भगवान ही उसे बचा सकता है। भगवान ही बड़ी से बड़ी मुश्किल टाल सकता है। ये कहकर डॉक्टर आगे बढ़ गई थी, जबकि मैं हिम्मत हार चुकी थी। मैं अपनी बेटी के पास बैठी
काफी देर तक रोती रही। मुझे किसी का होश नहीं था। बहुत वक्त गुजर जाने के बाद एक नर्स ने आकर मुझे तसल्ली दी कि आप रोए नहीं, बस भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से आपकी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी। मैं अपनी बेटी की सेहत के लिए भगवान से दुआ मांग रही थी। कुछ देर बाद मैं हॉस्पिटल से बाहर आई और हर एक चीज को बड़े गौर से देख रही थी। दुनिया की हर एक चीज वक्त के हिसाब से चल रही थी। बस मेरी जिंदगी एक जगह आकर रुक गई थी। मैंने बेदर्दी से अपनी आंखें मसल डाली और तभी मैंने अपनी आंखें खोलकर अपने नजदीक देखा तो एक भिखारी मेरे बहुत नजदीक खड़ा हुआ था। मैंने कुछ पैसे देने के लिए जल्दी से अपना पर्स से पैसे निकाले तो वह भिखारी बोला कि क्यों परेशान हो। तब मैंने उस भिखारी से कहा कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में एक लाश की तरह पड़ी है। वह भिखारी मुस्कुरा दिया और बोला, बस इतनी सी बात है। उस भिखारी ने यह बात इतने आराम से कही कि मैं उसकी शक्ल देखती रह गई। उस भिखारी ने मुझसे कहा, मेरे पास तुम्हारी परेशानी का हल मौजूद है। मैं नासमझी से उसकी तरफ देखती रह गई थी। फिर उसने मुझसे जो कहा उसे सुन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे तो होश ही उड़ गए जब उसने मुझसे कहा, तुम मुझसे शादी कर लो। जब तुम शादी करके वापस आओगी तो तुम्हारी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और उसके सर का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भिखारी की यह बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के सर के दर्द वाली बात इस भिखारी को नहीं बताई थी। मैंने उस भिखारी की बात का यकीन करना चाहा और उससे बोली कि तुम इस बात को इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। भिखारी मुझसे बोला कि मैं काम करने से पहले बड़े बड़े दावे नहीं कर सकता। अगर तुम्हें उस बात का यकीन नहीं है तो तुम मुझे आजमा कर देख सकती हो। मैंने एक लम्हा भी जाया नहीं किया और उस भिखारी से कहा, मुझे ले चलो अपने साथ, मैं तुमसे अभी इसी वक्त शादी करूंगी। उसने इस तरह कंधे उचकाए थे जैसे उसे मेरी किसी बात का सरोकार ही नहीं है। भिखारी आगे चलने लगा और मैं उसके पीछे चलने लगी। मैं सोच रही थी कि अगर इस भिखारी की बात सही हुई और मेरी बेटी सही हो गई तो मैं इस भिखारी को अपना पति मान लूंगी और इसे अपने सर आंखों पर बैठाकर रखूंगी। वह भिखारी मुझे एक मंदिर में ले गया और उसने वहां के पंडित जी से कहा कि मुझे इनसे शादी करनी है। वहां के पंडित जी ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा, जैसे वह मुझे समझाना चाह रहे हो कि कहीं मैं पागल तो नहीं हूँ जो इस भिखारी से शादी करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझ जैसी खूबसूरत और बावाकार औरत इस मैले कुचैले भिखारी से शादी कैसे कर सकती है। यह तो एक अनहोनी थी। खैर, पंडित जी ने बिना वक्त बर्बाद किए मेरी शादी भिखारी से करवा दी। जब शादी हो गई तो भिखारी ने मुझे अस्पताल के बाहर छोड़ दिया और कहा, अंदर जाकर देख लो, तसल्ली कर लो, तुम्हारी बेटी अब बिल्कुल ठीक है। और मुझसे कहने लगा कि मैं शाम में तुम्हारे घर आऊंगा, मुझे तुम्हारे घर का पता मालूम है। मैं भिखारी की बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हुई। मैंने उस भिखारी से कुछ नहीं कहा और मैं हॉस्पिटल के अंदर चली गई, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए सबसे अहम मेरे पति की इकलौती निशानी मेरी बेटी थी। मैं जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर पहुंची, एक नर्स भागकर मेरे पास आई और कहने लगी कि आप कहाँ चली गई थी? हमने आपकी तलाश में पूरा वार्ड छान मारा है। मैं बोली, क्यों, सब ठीक तो है ना? नर्स ने हाँ में सर हिला दिया और बोली कि आपकी बेटी को होश आ गया है। नर्स ने मुझसे कहा, आपकी बेटी को ना सिर्फ होश आ गया है बल्कि उसका जहन भी पहले की तरह ठीक तरीके से काम करने लगा है। उसे हर बात याद आ गई है। आप जाकर अपनी बेटी से मिले। मैं भागकर अपनी बच्ची के पास पहुंची। वह बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी और मुझसे कहने लगी, माँ आप कहाँ गई थी? मैंने कहा, मैं यही थी, अब तुम फिक्र मत करो, अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे पास ही हूँ। डॉक्टर ने अभी मेरी बेटी को डिस्चार्ज नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अभी हम इसे एक दिन अपने पास ही रखेंगे और देखेंगे कि कहीं इसकी तबीयत दोबारा खराब ना हो जाए। मैंने यह बात मान ली, क्योंकि मुझे भिखारी को किया अपना वादा भी निभाना था। तो मैंने नर्स को यह बात बोलकर वापस घर आ गई कि मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखे। मैं कुछ देर के लिए घर जा रही हूँ।
अब मुझे उस भिखारी की करामात पर यकीन आ गया था। यकीनन वह कोई भगवान का सच्चा भक्त था और मैं उसको नाराज नहीं करना चाहती थी। दिल में यही खौफ था कि कहीं वह भिखारी फिर से मुझसे नाराज न हो जाए और मेरी बेटी फिर से कोमा में ना चली जाए। मैं घर वापस आई और अपने बैग से एक कीमती जोड़ा बाहर निकाला और उसे गले लगाकर फूट-फूट कर रोने लगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस जोड़े को दोबारा कभी पहनूंगी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने पति के नाम कर दी थी। मेरा पति बहुत अच्छा इंसान था। मुझे नहीं लगता कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को भी कोई तकलीफ पहुंचाई होगी। मगर आज मेरे पति की आत्मा मुझे किसी और के लिए बनता संवरता देखेगी, तो यकीनन उसकी आत्मा को भी बहुत तकलीफ होगी। लेकिन मैं भी तो मजबूर हूँ ना। खैर मैं दुल्हन की तरह तैयार होकर अपने कमरे में बैठ गई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जानती थी कि वह भिखारी ही होगा। मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन यह सब मैं अपनी बेटी के लिए ही कर रही थी। खैर थोड़ी देर के बाद वह भिखारी मेरे कमरे में दाखिल हुआ। मगर जिस रूप में वह भिखारी मेरे कमरे में दाखिल हुआ था, उसे देखकर मेरा आसमान टूट पड़ा था। दिल करता था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि वह भिखारी तो हकीकत जानने के लिए आपको मेरी कहानी सुननी होगी। मेरा नाम शिवांगी है और यह उस वक्त की बात है जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। बड़े ख्वाब सजाए थे। मुझे लोगों की मदद करने का बहुत शौक था। मैंने सोचा था कि जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी होगी तो मैं एक गरीब आवाम की सेवा के लिए एक एनजीओ खोलूंगी। मगर मेरे ख्वाब अधूरे के अधूरे ही रह गए थे, क्योंकि मेरे लिए सनी का रिश्ता आ गया था। सनी के घर वाले अच्छे खाते पीते लोग थे। लड़का भी शरीफ था, इसलिए मेरे घर वाले इस रिश्ते पर राजी हो गए और मेरे माता पिता ने यह हुक्मनामा जारी कर दिया था कि मेरी शादी सनी के साथ होगी। यह बात सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पिताजी से कहा, मेरे ख्वाबों का क्या होगा? मैं तो लोगों की मदद करना चाहती थी, उनके काम आना चाहती थी। पिताजी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, तुम अपने ससुराल वालों और अपने पति का ख्याल रखना, तुम्हें इसका ही पुण्य मिल जाएगा। खैर जो भी था, मैं अपने पिताजी की बात से इनकार नहीं कर सकती थी, इसलिए सनी से मोहब्बत शादी करने के लिए मान गई थी और सनी की दुल्हन बनकर इसके घर आ गई थी। मेरा पति निहायत ही शरीफ इंसान था। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और हर वक्त मेरा बहुत ख्याल रखता था। जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी। पर पता नहीं कुछ दिनों बाद में सनी का भाई हर्षित कहाँ से आ गया। हर्षित मुझे अजीब नजरों से देखता था। मैं कुछ भी काम कर रही होती थी तो वह मुझे घूर घूर कर देखता था। वह मेरे पति से लड़ाई भी किया करता था। मैंने महसूस किया कि जब भी मैं अकेली किचन में काम कर रही होती थी तो हर्षित वहां बहाने बहाने से आता था। वह शायद मुझसे कुछ कहना चाहता था। मैं अपने देवर की बात सुन भी लेती, अगर मुझे उसकी नजर कुछ मुझे ताड़ने वाली न लगती। इसलिए जैसे ही हर्षित किचन में दाखिल होता, मैं वहां से बाहर निकल जाती। मैं इस चूहा बिल्ली के खेल से परेशान हो चुकी थी, इसलिए मैंने यह बात अपने पति को बता दी। सनी ने जब मेरी बात सुनी तो वह बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, ना जाने मेरा भाई हर्षित इतनी गिरी हुई हरकत क्यों कर रहा है। पता नहीं वह क्या सोचे बैठा है। शिवांगी, तुम्हें मेरे सर की कसम, कभी हर्षित की बातों में नहीं आना। मैंने सनी से वादा कर लिया और अपनी वफा का यकीन भी दिला दिया। उस दिनों के बाद से मैं हमेशा हर्षित से सख्त लहजे में बात किया करती थी। कभी कभार वह भी मुझे देखता तो मैं उससे मुंह फेर लिया करती थी। यह बात अब मेरी सास भी जान गई थी, मगर कभी उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। शायद मेरी सास अपनी बेटे की मोहब्बत में सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह गलत को गलत और सही को सही कह सके। खैर एक दिन घर में तूफान आ गया। मेरी सास का जवान बेटा हर्षित एक हादसे में शिकार होकर इस दुनिया से चला गया था। मुझे उस वक्त उसकी मौत का बहुत ज्यादा दुख था, मगर हर्षित की मौत के बाद मेरी जिंदगी में सुकून ही सुकून आ गया था। मैं अपने घर में जैसे मर्जी चाहूँ रह सकती थी। खैर वक्त गुजरता गया। मैंने और सनी ने साथ मिलकर बहुत अच्छे दिन गुजारे थे। तभी हमारी एक प्यारी सी बेटी हुई। हम तीनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब मेरी बेटी 2 साल की थी, तभी अचानक मेरे पति एक सड़क दुर्घटना में चल बसे। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उस वक्त मैं बहुत जवान थी
खूबसूरत थी, इसलिए बहुत से रिश्ते आए थे, मगर मैंने शादी से इनकार कर दिया। मैं अपनी बाकी ज़िंदगी अपने पति के नाम कर चुकी थी और उनकी आखिरी निशानी उनकी बेटी को सँभालने का वादा कर चुकी थी। मैंने अपनी बेटी की परवरिश फूलों की तरह की थी। मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी की इकलौती खुशी बन चुकी थी। फिर अचानक उसके साथ यह हादसा पेश आ गया। मुझे इस भिखारी के साथ शादी करनी पड़ गई। पर यह भिखारी कोई और नहीं, मेरा अपना देवर हर्षित था। अब जब यह भिखारी नहा धोकर साफ-सुथरे लिबास में मेरे सामने आया, तो मुझे इसको पहचानने में 1 मिनट भी न लगा और मैं पहचान गई कि यह मेरा देवर हर्षित है। हर्षित ने मेरे सामने एक लिफाफा रख दिया था। जब मैंने इस लिफाफे को खोलकर देखा, तो इसमें ऐसे कागजात जिसको देखकर मेरा सर चकरा गया। मैं बोली, हर्षित, तुम तो मर चुके थे। काश तुम हमेशा के लिए ही मर जाते। जो मेरा दिल दुखाने कभी वापस न आते। हर्षित की आंखें आंसू से भर चुकी थी। वह बोला, शिवांगी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बेइंतहा नफरत करती हो, पर मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूँ। मेरे दिल पर जो बोझ है उसको खत्म कर दूँ। मुझे सुकून नहीं मिलता, इसलिए आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तुमने पहले तो मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन आज मुझे कहने का मौका दो। मैं बोली, हाँ कहो, जो भी कहना चाहते हो। हर्षित बोला, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानी देखी है। मैं हमेशा प्यार को तरसता रहा हूँ। मेरी माँ ने हमेशा मुझसे ज्यादा बड़े भाई सनी को प्यार किया है। मैं तो उनके लिए कुछ था ही नहीं। मैं तो हमेशा से अपने बाप का लाडला था, मगर जब उनका देहांत हो गया, तो मैं भरी पूरी दुनिया में तन्हा हो गया। इसके बाद मेरी दोस्ती मेरे क्लासमेट के साथ हो गई। मैं अक्सर उनके घर आने जाने लगा था और यूं मेरे दोस्त के बहन भाई मेरे बहन भाई बन गए। यूं ही हम बड़े हो गए और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और जॉब भी करने लगा। एक दिन किसी काम के सिलसिले में मेरे दोस्त को दूसरे शहर जाना पड़ा, तो उसने मुझसे कहा कि हर्षित, मेरी बहन को तुम कॉलेज से ले आना। मैं उसकी बहन को कॉलेज से लेने गया, तो मेरी नज़र एक दिन तुम पर पड़ गई। शिवांगी, मैं तुमसे पहली नज़र में मोहब्बत कर बैठा था। मैंने बहुत मुश्किल से तुम्हारे बारे में सारी जानकारी हासिल की थी और अपनी माँ को दे दी और उनसे कहा कि तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए मांग ले। मगर उन्हीं दिनों मेरा ट्रांसफर देहरादून में हो गया और जब मैं वहां से 3 माह के बाद वापस आया, तो मैंने तुम्हें अपने घर में पाया। मेरे हैरत के इम्तिहान न रहे। मैंने माँ से कहा कि आपने मुझे बिना बताए सनी भाई की शादी कर दी, वह भी उस लड़की से जिससे मैं शादी करना चाहता था। माँ मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं कुछ नहीं जानती। अब यह लड़की तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी है और तुम्हें इसका आदर करना है। मैं बहुत ज्यादा हैरान था कि मेरी सगी माँ मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने सनी से बात की। उसने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि अब तुम अपने हाथ मलो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने सोचा सनी इसके बारे में तुम्हें बताऊंगा, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। फिर एक दिन मैं काम से वापस लौट रहा था, तो कुछ नौजवानों ने मुझे घेर लिया। वह नौजवान मुझे मोटे मोटे डंडे से मार रहे थे। मैंने अपना कसूर पूछा, तो एक लड़के ने कहा, तुम्हारे भाई ने तुम्हें मारने के लिए कहा और हमें पैसे भी दिए हैं। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे बड़े भाई ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। एक गुंडे का डंडा मेरे सर पर लग गया और मैं बेहोश हो गया था। मैं सिर्फ बेहोश ही नहीं हुआ, बल्कि कोमा में चला गया था। और पूरे 14 साल बाद जब मैं ठीक हुआ, तो मेरे इर्द-गिर्द पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। मैं अपनी जवानी अस्पताल के बेड पर लेटे-लेटे गुजार चुका था। मैं अपने एक करीबी रिश्तेदार के घर गया, तो वहाँ से मुझे पता चला कि मेरी माँ और मेरा बड़ा भाई सनी इस दुनिया से गुजर चुके हैं। और मुझ पर एक हकीकत और खुली कि मेरे पिताजी ने 2 शादियाँ की थी और सनी की माँ मेरी सौतेली माँ थी। मेरी माँ तो मुझे जन्म देते वक्त ही मर चुकी थी। इस वक्त मेरे पिताजी ने मुझे सनी की माँ की गोद में डाला था और वह मुझे सारी जिंदगी अपना नहीं पाई थी। उन्होंने मेरी नफरत सनी के दिल में भी डाली थी। उन्होंने मेरी मोहब्बत की शादी अपने बेटे से करवा दी थी। अब मेरे अंदर भी इंतकाम की आग जल उठी और मैं सनी से बदला लेना चाहता था, मगर सनी तो मर चुका था। इसलिए मैंने सोचा
कि मैं उसकी बेटी की जिंदगी तबाह कर दूंगा। मैं स्कूल की वापसी पर तुम्हारी बेटी को रुमाल सुंघा देता। उस पर ऐसा केमिकल लगा होता जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी के सर में दर्द रहता। इस केमिकल का असर 1 हफ्ते तक रहता था। 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हारे बेटे के करीब से गुजरता और उसके फिर से रुमाल सुंघा देता, जिसकी वजह से तुम्हारी बेटी बेहोश होती थी। मैंने पैसों का लालच देकर हॉस्पिटल के डॉक्टर को अपने साथ मिलाया था और उनसे कहा था कि तुमसे ऐसा कहना है कि यह लड़की अब कोमा में रहेगी। मैं सनी की बेटी की जिंदगी तबाह करके उसकी जवानी हॉस्पिटल के बेड पर खराब करना चाहता था। मैं हॉस्पिटल आया तो तुम्हें रोता हुआ देखा और मैं घबरा गया और कहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैंने खुद के किए पर शर्मिंदा हो गया था कि मैं कैसा इंसान हूँ जो मैं अपनी मोहब्बत को तकलीफ पहुंचा रहा हूँ। इसलिए मैंने नाटक किया और तुमसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी बेटी को होश आ जाएगा। तुम शादी करके हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन इससे पहले ही मेरी कॉल पहुंच गई थी। मैंने हॉस्पिटल में नर्स से कहा कि आज इस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगाना। शिवांगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में यह सब जानने के बाद मेरे लिए कोई जगह नहीं है, तो मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ। और इस लिफाफे में मैंने तलाक के कागज रख दिए हैं। मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। हर्षित यह कहकर वहां से जाने लगता है और तभी मैंने हर्षित से कहा कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। मैंने अपने दिल में सनी की मोहब्बत का जो बुत बनाया था, वह मैंने आज तोड़ दिया था। सनी एक अच्छा पति तो क्या, एक अच्छा इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था। मैंने उसके लिए जो अपनी जिंदगी तबाह की वह गलत किया था। मेरे दिल में हर्षित के लिए हमदर्दी पैदा होने लगी थी। हर्षित अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था और फिर एक दिन मैंने हर्षित को अपना ही लिया और हर्षित ने भी मेरी बेटी प्रिया को अपना लिया। उसके दिल में जो कड़वाहट थी सनी की बेटी के लिए वह खत्म हो चुकी थी और आज हर्षित, मैं और मेरी बेटी हम सब खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।